प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अनिल सर और रवि सर आज आपको जो हाईकोर्ट की राजस्थान हाईकोर्ट की 2756 वैकेंसी की जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं कि सर इसमें ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे या 12th पास फॉर्म भरेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी विस्तृत चर्चा हम और रवि सर आज आपके साथ में करने वाले हैं। क्या राय है इसके आपके बारे में, बच्चों को थोड़ा गाइड करिए। जय हिंद जय भारत सभी विद्यार्थियों को और कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी साथियों को। जैसा कि आपको बताया अनिल सर ने कि हाई कोर्ट में जो 2756 वैकेंसी निकली है क्लरिकल की, वो आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है। तो मेरा कहना है आप पूरी तरीके से अपने आप को इस तैयारी में झोंक दीजिए और अच्छी तरीके से अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वीडियो के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, कई जनों का सिलेक्शन हुआ है, कई जने रह गए। तो ये एक उम्मीद की नई किरण उनके लिए आई है कि चलो हमारा अगर सिलेक्शन वीडियो में नहीं हुआ तो एक नया जो आपके वैकेंसी है, नया फॉर्म है वो आ चुका है हाई कोर्ट एलडीसी का। तो उस पर आप पूरा फोकस करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी जो आपके वैकेंसी आई है उसको आप अचीव करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट सबका सपना देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से शानदार राजस्थान हाई कोर्ट में आप एक स्वप्न को विकसित करिए कि मैं इस कोर्ट में, इस हाई कोर्ट में जॉब कर रहा हूं और मेरा एक इस सोसाइटी में एक अलग ही वैल्यू है, मेरी सोसाइटी में एक स्टेटस ही अलग है, अच्छी सी सैलरी आ रही है, कई अधिकारियों से, कई जजों से मिलना होता है, कई लोग हमको पहचानते हैं। जब इस तरीके का आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओगे, इस तरीके की जब आप मतलब सपने अपने अंदर आप बुनोगे तो ये सपने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर दोगे। अभी मैं आगे जस्ट आपको जो वैकेंसियां है उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूं कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी है और किस किस डिपार्टमेंट में ये आई हुई है। तो अगर आप देखोगे तो वैकेंसी जो है 2756 वो सारी क्लरिकल ग्रेड की ही है और इसमें कुछ वैकेंसियां है वो राजस्थान हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रूप में भरी जाएगी। और उसके अलावा दूसरी जो है राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक द्वितीय ग्रेड मतलब यानी सेकेंड ग्रेड जो लिपिक है उस पोस्ट पे इनकी भर्तियां भरी जाएगी। उसके बाद कुछ भर्तियां हैं इनकी जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक जो होते हैं उनमें बच्चों को इस वैकेंसी के थ्रू लिया जाएगा। और उसके बाद कुछ भर्ती है जो जिला न्यायालयों में, जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें लिपिक ग्रेड सेकेंड के लिए भर्तियां है, ठीक है। और ये भी दो भागों में बटी हुई है, यानी नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया दो भागों में ये वैकेंसी बटी हुई है। अगर इसके आगे देखोगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों जैसे तालुका विधिक सेवा समितियां स्थायी लोक अदालतों में कनिष्ठ सहायक है ये, और इनके लिए भी टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के हिसाब से वैकेंसियां निकाली गई है। तो ये कुछ वैकेंसियां हैं। हमें कौन से डिपार्टमेंट में हमारी रैंक के अनुसार आपको किसी को राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी जो है उसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, किसी का राजस्थान राज्य अकादमिक हेतु जो लिपिक ग्रेड है सेकंड उसमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, किसी का राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु सिलेक्शन हो सकता है। यानी आप जैसी तैयारी करोगे, जितनी आपकी बेहतर तैयारी होगी, जितनी आपकी रैंक अच्छी आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी सी पोस्ट भी मिलेगी। जैसे कि अभी सर ने बताया आपको कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी है, कौन कौन सा वैकेंसी है, तो इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय तो कनिष्ठ सहायक की संख्या 320 पोस्ट है टोटल। कितनी? 320, बहुत मात्रा में पोस्ट है। राजस्थान राज्य न्याय अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय के लिए आपकी 4 पोस्ट है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक के लिए 18 पोस्ट है। और जिला न्यायालय हेतु टोटल 1985 + 69 जिला न्यायालय हेतु लिपिक ग्रेड के लिए गैर अनुचित नॉन टीएसपी एरिया में 1985 पोस्ट है और टीएसपी एरिया में 69 है। जो जिला न्यायालय हेतु जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है उसके लिए ये पोस्ट है, ठीक है। फिर आएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधि सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों हेतु कनिष्ठ सहायक। इसके लिए आपके नॉन टीएसपी एरिया में 343 पोस्ट है और टीएसपी एरिया के लिए 17 आपकी टोटल पोस्ट है। ये आपके पूरी जहाँ जो वैकेंसी है उसकी टोटल पोस्ट है और टोटल आपकी पोस्ट हो जाएगी 2756। 2756 का एक बहुत ही बेहतरीन लॉट आया है आपके लिए, ठीक है साथियों। देखो अभी आपको पूरी वैकेंसी के बारे में बता दिया है कि भाई जो आपकी 2756 वैकेंसी है कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी भरी जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम इस पूरे की पूरी
आपके इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई आपके इसमें फॉर्म की डेट क्या रहेगी, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म आपको टाइम पे भर देना है, उसके बाद फीस इसमें किस कैटेगरी की कितनी लगने वाली है, सैलरी आपकी क्या रहेगी, कौन से पे लेवल की आपको मतलब पे लेवल मैट्रिक्स की आपको सैलरी मिलेगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, और उसके साथ आपका सिलेबस क्या रहेगा, जो कि मेन इंपॉर्टेंट आपको तैयारी कैसे करनी है। चलिए देखिए, अब सबसे पहले अगर इनकी फॉर्म डेट की बात करें तो मैं अनिल सर को कहूँगा कि आपको इसकी फॉर्म डेट के बारे में पूरी डिटेल बताए, क्योंकि इनको पूरा नॉलेज है कि भाई फॉर्म डेट अगर छूट जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई विद्यार्थियों के बारे में मतलब इनको पता है जिन्होंने लास्ट टाइम में फॉर्म भरने की कोशिश की और उनके फॉर्म नहीं भरे गए। कई विद्यार्थियों ने उनसे संपर्क किया, सर कोई दूसरा तरीका है कि भाई मैं फॉर्म भर सकूं, लेकिन डेट जाने के बाद तो कोई तरीका नहीं है। चलिए अनिल सर कृपया इनको बताइए सर। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है प्रिय विद्यार्थियों, वो अपनी है 22/1/2022 से लगा के लास्ट डेट है आपकी 22 सितंबर 2022। इसका मतलब फिक्स 1 महीना आपकी फॉर्म फिल करने की रहेगी, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल लेट नहीं करना है। 22 अगस्त को जैसे ही आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाए उसके नेक्स्ट डे से आपको फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी कल भर लूँगा, परसों भर लूँगा, ऐसे करते करते वो लास्ट डेट आती है और फिर वो चूक जाते हैं। कई बार सर्वर भी बिजी हो जाता है जिससे फॉर्म नहीं भर जाते हैं, कई बार राजस्थान है तो कई बार हो जाता है तो नेट की दिक्कत आती है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल लेट नहीं करना है। 22 अगस्त से जैसे ही फॉर्म शुरू हो, आपको 23 अगस्त से आपको अपना फॉर्म फिल करके आपको अपडेट होना है, और इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर 2022। तो फिक्स आपका 1 महीना चलेगा, ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 महीना चलेगी आपकी फिक्स, ठीक है। फिर विद्यार्थियों इसमें आपको बिल्कुल लेट नहीं होना है। जैसे ही 22 अगस्त को फॉर्म शुरू हो जाए अपना पोर्टल, आपको 23 अगस्त से आपको अपना फॉर्म भर के अपडेट रहना है, ठीक है सर। इसके बारे में और कोई आपको? बस यही है मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको फॉर्म की डेट को हल्के में नहीं लेना। मेन क्या होता है, विद्यार्थी अक्सर फॉर्म की डेट को हल्के में लेते हैं, भर देंगे फॉर्म, 22 तारीख है, अभी महीना है, और इस चक्कर में क्या होता है कि लास्ट में जब सर्वर बिजी होते हैं तब आप एक अपने मतलब मेन वैकेंसी का फॉर्म भरने से रह जाते हो। मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता वो बात अलग है, लेकिन आपके मतलब फॉर्म भरने में ही आपने लापरवाही बरत ली, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी के साथ लापरवाही कर रहे हो। आप फॉर्म भरते हुए लापरवाही कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने कैरियर के प्रति मतलब सजग नहीं हो। तो मतलब सबसे पहले अगर जो कोई सिलेक्शन चाहता है, अपने कैरियर के प्रति सजग है, तो आपको फॉर्म भरने में मतलब कोई देरी नहीं करनी है। उसके लिए आपको अनुशासित रहना है और समय पर आपको अपना फॉर्म भरना है। चलिए देखिए इनके फीस की बात करते हैं। तो अगर हम फीस की बात करेंगे तो जो जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, और आपके जो मतलब जो ओबीसी की बात कर रहा हूँ और इसमें जो एमबीसी की बात कर रहा हूँ, इसमें क्रिमिलेयर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है। और ये 500 रुपये आपके फॉर्म फीस चार्ज रहेगी। उसके साथ भले आप इसको ई मित्र पे भरवाओ या फिर स्वयं भरो, लगभग आपके 500-600 रुपये का ये खर्चा है। सेल्फ भरोगे तो 500 में आप ये पूरा कंप्लीट आपका फॉर्म भर लेंगे। दूसरा अगर आप देखोगे इसमें तो जो ओबीसी है और जो आपके अति पिछड़ा वर्ग जिसको अपन कहते हैं एसबीसी, एमबीसी, या फिर जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है, उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। और इनसे 50 रुपये कम 350 रुपये राजस्थान के जो SC ST के कैंडिडेट है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 350 रुपये इसमें फीस रखी गई है। तो इसका मतलब 500 रुपये, ठीक है, आपके जनरल की और ओबीसी की और जो आपके एमबीसी की है, और उसमें भी ओबीसी और एमबीसी में जो क्रिमिनल श्रेणी के हैं उनके लिए आपके 500 रुपये है। दूसरा जो ओबीसी के और एमबीसी के और ईडब्ल्यूएस के जो नॉन क्रिमिलेयर है उनके लिए 400 रखी गई है, और साथ में जो SC ST है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 350 रुपये इसमें फीस रखी गई है। चलिए सर नेक्स्ट देखिए इनकी सैलरी की बात करते हैं हम। क्यों सर, सैलरी तो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए भले ही सैलरी आपको राजस्थान गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सर्विस की आपको सैलरी भले ही कम मिले, लेकिन जो सरकारी नौकरी होती है और जो कंटिन्यूस आपको जो सैलरी मिलती है वो एक बहती गंगा की तरह है जो कभी सूखती नहीं है। यानी आप जिंदगी भर आपकी रिटायरमेंट के बाद, वैसे अब तो बहुत अच्छा प्रोसेस हो गया राजस्थान में, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, तो मतलब राजस्थान की वैकेंसियों की वैल्यू दूसरी सारी वैकेंसियों से बढ़ गई है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सैलरी तो मिलेगी ही, क्योंकि अपनी सैलरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर, 7वें वेतन आयोग के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग बराबर अपने स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी चल रही है। और उसके बाद अगर हम देखें एनसीओ में बच्चे देखते हैं कि हमारी लाइफ सिक्योर है कि नहीं, भविष्य सिक्योर है कि नहीं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है
और ये मतलब बहुत अच्छी बात है सभी कर्मचारियों के लिए और जो भी भविष्य में तैयारी जो लगेंगे कर्मचारी के तौर पर राजस्थान गवर्नमेंट में, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में जो लगेंगे बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम अब हो चुकी है और राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी उनको मन लगा के करनी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी लेने के बाद आपका भविष्य, आपके मतलब जो परिवारजन है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो है सभी जिंदगी भर सुखी रहेंगे, क्योंकि पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और देखिए इसमें सैलरी किस तरीके से है, तो परिवीक्षा काल जो होगा, प्रोबेशन जो टाइम होगा, प्रोबेशन पीरियड में है, वो 14,600 रुपये प्रतिमाह इसमें सैलरी रहेगी। और उसके बाद जो पे मैट्रिक्स लेवल अगर मैं बात करूं, तो पे मैट्रिक्स लेवल में कौन से लेवल की आपको सैलरी मिलेगी, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, और स्टार्टिंग यहाँ से 20,800 से लेके 65,900 रुपये, यानी बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक आपकी हाईएस्ट 65,900 तक, और बेसिक आपकी स्टार्टिंग आपके ये कंप्लीट 20,800 रुपये के पास रह सकती है। सर वेतन के बारे में कुछ और आप बच्चों से डिस्कस करना चाहो तो? बस यही है, इनको प्रोबेशन पीरियड है तो आपका ये 2 साल का रहेगा। बिल्कुल सर, 2 साल तक आपको संघर्ष करना है बच्चों। 2 साल तक 14,600 रुपये मिलेंगे, 2 साल संघर्ष करना है, उसके बाद में तो फुल है 20,800 से लगा के 65,900 तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी वैसे बेरोजगारी चल रही है तो वैसे कुछ आ नहीं रहा है, फिर तो ऐसे 14,600 रुपये आएंगे, और राजस्थान हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट में लग जाओ, कहीं पे भी लगो, तो 14,600 ये आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कितना? 2 ईयर्स का। 2 साल तक आपको 14,600 मिलेंगे, और जैसे ही प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर 2 ईयर्स आपकी सैलरी हो जाएगी 20,800 से लगा के 65,900 बिटवीन, ठीक है। 800 भी रहती है तो 20,800 अगर बेसिक भी रहती है तो उसमें आपके डीए वगैरह, एचआरए वगैरह मिला के आपकी सैलरी अच्छी खासी 30,000 तक पहुंच जाएगी, 30 या 30 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो मतलब ये बहुत अच्छी एक सैलरी है, वैसे मतलब इसको कम नहीं कहा जाएगा, अच्छी सैलरी है। और रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात है। स्टेट गवर्नमेंट में इतनी वैकेंसियाँ निकल रही है, चुनाव होने वाले हैं, सरकार का जो अंतिम कार्यकाल चल रहा है, चौथा 5वां साल जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वैकेंसियाँ निकल रही है। अपने आप की लाइफ सेट करना चाहते हो तो ये लाइफ सेट कर दो, उसके बाद टाइम मिले ना मिले, उसके बाद वैकेंसियाँ आए ना आए, लेकिन आपको अभी भविष्य जो आपके वर्तमान में अभी जो वैकेंसियाँ चल रही है उसमें एक आध वैकेंसी को अपना टारगेट बना के उसमें सिलेक्शन ले लो, उसमें टारगेट को अपना अचीव कर दो, उसके बाद आप अपने भविष्य के और लंबे टारगेट देखिएगा और देखते रहिएगा। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना ही व्यक्ति को उम्मीदों से भरे, मतलब सपने ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और उस जीवन के सफ़र को उसका रोमांचक सफ़र बनाते हैं और एक अच्छा सफ़र बनाते हैं। चलिए इसके आगे मैं बात करूँगा क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सीधी सी मैं बात करता हूँ, कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। और कॉलेज कंप्लीट ग्रेजुएट का मतलब आप किसी भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो वैलिड यूनिवर्सिटीज़ है उनसे आपकी कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे ये वैकेंसी आई है और ग्रेजुएशन आपका इसमें कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में इनमें कहा गया मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा तभी आप इसका जो आगे का फेज़ है वो कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे जस्ट ये एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको टाइपिंग की स्पीड का भी आपका टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले तो आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करिए और साथ में आप कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए देखिए अब इसमें एज लिमिट की बात करता हूँ मैं। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट इसमें कैंडिडेट की रखी गई है मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर, मतलब 18 से 40 साल की उम्र है वो व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, अगर उनको अपन देखें तो देखिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिए हुए हैं। वैसे अगर मैं बात करूं ये 18 से 40 की जो मेन एज दी हुई है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा आपके 1/1/2022 तक, यानी आपके 1/1/2022 तक आपकी मैक्सिमम एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ रिजर्वेशन भी दिया हुआ है कि भाई आपके इन वैकेंसियों के अकॉर्डिंग आपके एज में रिलैक्सेशन, देखो एज में रिलैक्सेशन हमेशा मिलता है वो अपर एज लिमिट में मिलता है। अपर एज लिमिट का मतलब गवर्नमेंट ने रखा है 18 ईयर टू 14 ईयर, तो 18 ईयर टू 40 ईयर, तो इसका मतलब आप 40 साल की जो एज है उस पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कभी एज रिलैक्सेशन आपको निचली वाली सीमा यानी 18 पर नहीं मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा 40, यानी अब किसी ने 40 की उम्र क्रॉस कर दी है और वो किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए एज लिमिट जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर इसमें हम बात करें, मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर जो SC ST के जो कैंडिडेट है
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके जो कैंडिडेट है इनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया हुआ 5 ईयर का। उसके साथ ही अगर हम देखें अदर बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और वुमेन्स, तो जो भी ईडब्ल्यूएस में है और आपके एसबीसी या फिर एमबीसी में है, इनके लिए, और साथ में जो महिला है यानी वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन इसमें 5 साल का दिया हुआ है, इसका मतलब 45 ईयर तक वो अपने इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं, यानी 45 साल की अगर उनकी उम्र है तब तक, ठीक है ना, उनकी जिनकी उम्र 45 साल तक हो रही है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई विधवा महिला है या फिर जो कोई तलाकशुदा महिला है तो उनके लिए यहाँ पर एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, वो किसी भी उम्र में है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे अगर एज लिमिट की बात करूं तो जो रिजर्वेशन है वो डिफेंस सर्विस वालों को भी मिलेगा, यानी जो भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज में थे, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 50 ईयर तक यानी 50 साल तक अगर उनकी एज है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर इन द केस ऑफ द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी वगैरह किसी में है, दिव्यांगजन वगैरह जो है, ठीक है, तो उनके लिए 5 साल का मतलब जो अपर एज लिमिट है उसमें क्या है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी 45 ईयर तक डिसेबिलिटीज में जो है उनको भी फॉर्म भरने में छूट दी गई है। अगली देखिए साथियों, इसके आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसकी जो परीक्षा की जो इसकी स्कीम है और इसका जो पाठ्यक्रम है उस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि परीक्षा आपके कैसे होगी, मतलब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिलेक्शन आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा सबसे पहले, और रिटन टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट, एक तो हिंदी, एक इंग्लिश और एक आपके जनरल नॉलेज के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो टोटल पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन का होगा और उसमें 300 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। उस 300 मार्क्स में से मतलब आपको हिंदी में 100 नंबर का पेपर मिलेगा, इंग्लिश में आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा और आपको जनरल नॉलेज में 100 नंबर का पेपर मिलेगा। इन तीनों में आपको नंबर एक साथ लाने हैं। इसमें बैंक एसएससी की तरह आपको अलग से कोई पूरा हर सेक्शन में पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ओवरऑल आपके जो नंबर आएंगे उसमें एससी एसटी को मैक्सिमम या फिर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, एससी एसटी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 120 नंबर तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे उनको। इसी के साथ अगर अदर कैंडिडेट जो भी है एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 135 नंबर लाने जरूरी है। 2 घंटे का ये आपका पूरा पेपर होगा और ये पेपर आपका पूरा रिटन टेस्ट जो होगा वो पूरा का पूरा ओएमआर शीट से, यानी आपके मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको पढ़ना है और अपने पेन से ओएमआर शीट को पढ़ना है। ऑनलाइन पैटर्न पर इसमें ये पेपर नहीं आने वाला है। इसके आगे अगर हम देखें तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी पूरा पेपर है 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। हर एक बच्चे के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है सामने कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप दिल खोल के इस पेपर की तैयारी कर सकते हो, दिल खोल के इस पेपर को कर सकते हो और अच्छी तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो, यानी आप रिस्क उठा सकते हो। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 150 में से 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप रिस्क उठा सकते हो क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। चलिए इसके आगे अगर हम सिलेबस की बात करें संपूर्ण, तो हिंदी का सिलेबस सबसे पहले देखें तो आपके हिंदी के सिलेबस आपके सामने है। वैसे आपके पास सबके पास पीडीएफ पहुंच चुकी होगी और उसमें अगर आपने देखा हो तो वो हिंदी का सिलेबस इसमें बताया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो संधि का है, दूसरा आपके इसमें समास और इसके विग्रह और पदों की रचना से संबंधित आपका सिलेबस है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, उसके बाद शब्द युग्म, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाच्य, और उसके बाद वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ढूंढने वो वाले क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां संबंधित आपका हिंदी का ये पूरा सिलेबस है। तो मतलब यहाँ कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आपकी जो हिंदी की ग्रामर है वो लगभग आपके इसमें एग्जाम में आने वाली है। तो देखिए हिंदी का वेटेज आपका बहुत है, इसमें वेटेज तो वैसे तीनों का, हिंदी, इंग्लिश और जनरल जो नॉलेज है उनका तीनों का है, लेकिन हिंदी की आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, अभी हाल में एग्जाम हुए हैं, रीट के एग्जाम वगैरह हुए हैं, तो कई बच्चों के अगर मतलब कहे तो हिंदी में उनके उन पेपर लिया होगा तो हिंदी की उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तो उनके लिए और बेहतरीन चांस उनके सामने है कि भाई वो हाईकोर्ट एलडीसी की भी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि हिंदी उन्होंने पहले से पूरी पढ़ रखी है। और जिनके लिए जो नए फॉर्म भर रहे हैं
उनके लिए ये मतलब आपको देखना है कि भाई हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज है, उसमें तो अपन को कमांडिंग रखनी ही है। उसकी ग्रामर हमको अच्छी तरीके से आनी चाहिए और उस ग्रामर को अच्छी तरीके से याद करने के लिए आप भले ही कोई ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करो या फिर भले ऑफलाइन कोर्सेज कोई लीजिए या फिर अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन मन लगा के आप स्टडी कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं इसमें बात करूं आगे का सिलेबस, तो आगे का आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा और इंग्लिश में भी लगभग आपकी पूरी की पूरी ग्रामर है। और इसमें अगर बात की जाए इंग्लिश में क्या आएगा, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। देखिए इंग्लिश के सिलेबस के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा, उसकी क्लासेस के लिए हमारे ऑनलाइन वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपके सारे टॉपिक हम लगभग पूरे हिंदी इंग्लिश और जनरल नॉलेज के करवाएंगे। यानी पूरा आपका जो हाई कोर्ट का बैच है उसको हम ऑनलाइन लेके आने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा ये जो चैनल है उसको अपने और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने साथी गणों को भेजिएगा इस चैनल को। और इस चैनल में बेहतरीन तरीके से जो वीडियो आएंगे उनको देखकर आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस दिए हुए हैं, टेंसेस दिए हुए हैं, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस के इसमें क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अपन बात करें तो जो सेंटेंस है उन सेंटेंस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक जो सेंटेंस कहे जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें ही आपके ग्रामर का जो आर्टिकल है, इंग्लिश के आर्टिकल भी पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन है उनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस इसका मतलब जो बैंक एसएससी में एरर्स वाला जो पोर्शन चल रहा है वो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। भाई आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आएगी तो आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, कहाँ पर गलती है तो आप आराम से उसमें ढूंढ के इसको बता सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंजेक्टिव और उसके साथ ही वर्ड रॉन्गली यूज, जो गलत तरीके से शब्द यूज हुए हैं उनको आपको चेक करना वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी है उसमें, या फिर जो एक अर्थ है उसकी जगह दूसरे अर्थ वाले शब्द है वो यूज किए, वो आपको इसमें मतलब लगभग आपको याद करने पड़ेंगे, वो वाला आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी। एंटोनिम, सिनोनिम्स जिसको समानार्थी और विपरीतार्थी या फिर हिंदी में कहे तो पर्यायवाची और विलोम शब्द कहे जाते हैं, वो आपको इसमें देखने। वन वर्ड भी है, जैसे हिंदी में आपके मुहावरे हैं वैसे के वैसे इसमें भी वन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स और उसके बाद कुछ वर्ड और आइडियम फ्रेजेस के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। और ये इसका पूरा सिलेबस है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी ग्रामर पूरी आ रही है और इंग्लिश अगर आप बेहतर तरीके से करोगे, आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आएंगे तो दूसरों से आप ऑटोमेटिकली आगे जाओगे, क्योंकि हिंदी हर कोई करेगा, जनरल नॉलेज हर कोई करेगा, लेकिन इंग्लिश में जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसी का सिलेक्शन इसमें होगा। रिटन टेस्ट में तो ये संभावना पूरी है कि इंग्लिश पेपर जिसने अच्छा किया और हिंदी और जनरल नॉलेज की भी उसने प्रिपरेशन अच्छी की है तो उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। चलिए इसके आगे अगर हम देखें तो जनरल नॉलेज का अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल नॉलेज में देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स लगभग आपको पिछले 6 महीने का 4 से 6 महीने का अगर आपका करंट अफेयर्स है तो उसको आपको देखना है, कहाँ पर कौन कौन से गेम्स हुए, किस किस को मेडल मिले हैं, राजस्थान का उसमें क्या योगदान है, भारत का क्या योगदान है, विश्व स्तर पर कौन से गेम हुए हैं। उसके बाद कहीं बुक्स है, कोई लेखक है, किसी स्पेशल व्यक्ति की कोई नियुक्ति हुई है, किसी का कोई निधन हुआ है या फिर कोई इंपॉर्टेंट कोई योजनाएं आई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको पिछले 4 से 6 महीने के ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके साथ अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपको ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी आपको इसमें कंप्लीट मतलब आनी चाहिए कि भी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है राजस्थान का वो कंप्लीट आ गया है इसमें। देखिए सिलेबस में आगे अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज और आगे लिखा हुआ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो पूरा का पूरा राजस्थान के बारे में ही यहाँ पर डाटा आपको सिलेबस में एक तरीके से बताया गया है कि राजस्थान की आपको ज्योग्राफी कंप्लीट आनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में राजस्थान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, राजस्थान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए। तो पूरा राजस्थान पे फोकस किया हुआ है। एक एग्जाम ऐसा है जो कि एलडीसी लेवल का है, एक एग्जाम ऐसा है जो कि आपके एक मतलब पे लेवल पे मैट्रिक्स 5 का आपका एग्जाम है। और इस छोटे का जो एग्जाम है, छोटे स्तर का एग्जाम है, इसमें देखिए राजस्थान पर ही पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा। और राजस्थान क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो ज्योग्राफी राजस्थान की ही ज्योग्राफी इसमें पूछी जाएगी। नेक्स्ट हिस्ट्री और आर्ट कल्चर है, वो भी आपके इसमें राजस्थान का ही पोर्शन आने वाला है। अगर आपको बात करें आगे तो आगे इसमें सेक्शन बी की मैं बात करूं तो सेक्शन बी मतलब अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप आगे कंप्यूटर टाइपिंग वाला आपका जो टेस्ट होगा वो दोगे। और कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड टेस्ट आपकी 2 तरीके से होगी।
इसमें क्या होगा, एक तो आपके पेपर फर्स्ट में आपके स्पीड टेस्ट होगी और वो 2 लैंग्वेज में होगी, ठीक है। वो आपके होने वाली है इंग्लिश और हिंदी में। आपका ड्यूरेशन रहेगा 5 मिनट, ठीक है। दोनों में 5-5 मिनट का ड्यूरेशन रहना है, 5-5 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है। और मैक्सिमम मार्क है इसके 25, यानी 25 मार्क्स का आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा। उसमें से SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए या दिव्यांग जनों के लिए 20 नंबर और अदर के लिए मिनिमम आपको 22.5 नंबर लाने आवश्यक है। अब देखिए हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो हिंदी की टाइपिंग आके कुर्तुदेव 010 में होने वाली है, यानी अगर आप हिंदी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुर्तुदेव 010 में ही आपको टाइपिंग सीखनी है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश की बात देखोगे तो इंग्लिश की टाइपिंग आपकी जो होगी वो आपके होगी कैलिबरी में। आपको इंग्लिश की टाइपिंग अगर आपको टेस्ट करोगे तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन करोगे वो आपको कैलिबरी में आपको इसके टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरा, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की, ठीक है, पर हॉवर्स, यानी आपको कम से कम 8000 शब्द 1 घंटे में आपको टाइपिंग वाली स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। और ये देखिए स्पीड आप कंटिन्यू तैयारी करोगे तब आपको ये स्पीड अचीव होगी, क्योंकि देखिए कंप्यूटर टाइपिंग में एक तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों में ही आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, आपको टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी तब आपके जो रिटन टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आए हैं उसका आपको फल मिलेगा, नहीं तो फिर आप यहाँ जाके अटक जाओगे और पूरी तैयारी की हुई है उस पर पानी फिर जाएगा। तो आपको टाइपिंग का जो है उसका भी आपको साथ में अपनी तैयारी रखनी है। अगर आपको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती है तो थोड़ा एग्जाम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो टाइपिंग की, और अगर आपको टाइपिंग आती है तो प्रैक्टिस आप एग्जाम होते ही आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस में आप लग जाइए। देखिए साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे और इस तैयारी को आप अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो हम मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके लिए इसकी पूरी जो ऑनलाइन तैयारी है, इसका जो हिंदी का, इंग्लिश का और जो जनरल नॉलेज का पूरा पोर्शन है उसके वीडियो आपको ऑनलाइन हम यूट्यूब पे लेके आएंगे और फ्री में आपको कोचिंग इसकी करवाएंगे। और इसकी तैयारी को आप अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जब आपके पास आई है तो अब इस वैकेंसी को आप हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। सीधी सी बात है, वैकेंसी आई है, इसी वैकेंसी को आपको अचीव करना है, इसी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है। दूसरी वैकेंसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, नहीं तो फिर वही हुआ कि हर बार आप कुछ ना कुछ अपने हाथ से जाने देते हो और कुछ जो हाथ में नहीं है उसके लिए आप मतलब सोचते हो कि नई वैकेंसी आएगी उसकी प्रिपरेशन में लगेंगे, लेकिन जो वैकेंसी अभी आपके पास है उसकी प्रिपरेशन अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो जो है वो वर्तमान ही है, ना तो भूत होता है ना भविष्य होता है। भूत जो है वो बीत चुका है, जो भविष्य है वो आने वाला है। भविष्य के बारे में पता नहीं है, भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, इसका मतलब जो बदल सकते हैं वो वर्तमान बदल सकते हैं। वैकेंसी आई है, तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।